हाय। आई दृष्टि के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सेमी कंडक्टर यूनिट की स्थापना। देखो, भारत सरकार सेमी कंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, हमको पता है। इसके लिए उन्होंने सेमी कॉन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो लगभग 76,000 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं जो उन कंपनियों को जो चिप निर्माण करती हैं, उनको असेंबल करती हैं या उनकी टेस्ट यूनिट है, उन्हें ये हेल्प मिलती है, वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है। ठीक ना। इसी के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कहते हैं। यह सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को चलाने के लिए एक नोडल एजेंसी है। ठीक ना। इतना आपको पता होना चाहिए। इसी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में छठी यूनिट, सेमीकंडक्टर यूनिट की छठी यूनिट उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मंजूरी दी है। ठीक ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेमीकॉन इंडिया मिशन 76,000 करोड़ इसका बजट है। चिप निर्माण, असेंबली, टेस्ट यूनिट को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। छठी यूनिट उत्तर प्रदेश में बन रही है। इसे बना कौन रहा है? HCL और फॉक्सकॉन। HCL इंडिया की कंपनी है और फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। और ये सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी में कहां बन रही है? यूपी में ईडा के पास जेवर एयरपोर्ट के करीब बन रही है। ठीक ना। कहां पे बन रही है? यूपी में ईडा के पास जेवर एयरपोर्ट के करीब बन रही है। अगर हम बात करें बाकी 5 यूनिट्स की, तो बाकी 5 यूनिट में 4 गुजरात में है, एक आसाम में है। आसाम में मोरी गांव में है। ठीक ना। ये नाम आपको याद रखना है। 4 गुजरात में है, एक आसाम में है, आसाम में मोरी गांव में है, और यूपी में जेवर एयरपोर्ट के पास है, ईडा वाले क्षेत्र में। इसका बजट टोटल 2700 करोड़ है। ठीक है। और हमें ये पता रखना है कि यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगी। क्या बनेंगी? डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है। जितने भी डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका एक बेसिक कंपोनेंट होता है। और जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स है, ये ना एक स्पेशलाइज्ड सुपर कंडक्टर चिप्स होती हैं, जिनका काम होता है डिस्प्ले पैनल के सब पिक्सल को कंट्रोल करना। मींस जैसे सीपीयू है या एपी है, इससे ना ये इमेज डेटा लेकर हर सब पिक्सल को ऑन ऑफ ब्राइटनेस सिग्नल देती है जब स्क्रीन पर इमेज बनती है ना। एक्चुअली जितने भी पिक्सल हैं उन्हें आदेश आया डेटा के अनुसार, और वो आदेश कौन दे रहा है? डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स देती हैं, जिससे हमारी स्क्रीन पर इमेज बनती है। ठीक ना। तो ऑटोमोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, पीसी, कंप्यूटर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, उसके डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स होती है। इसी को बनाने के लिए यूपी के जेवर एयरपोर्ट के पास ईडा वाले क्षेत्र में HCL और फॉक्सकॉन इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी यूनिट ओपन करने वाली है। बस इतना ही याद करना था इस वाले करंट अफेयर से। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, विझिंगम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। ठीक ना। जिसे राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी ने 2 मई 2025 को किया। ठीक है। ये विझिंगम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में है। ठीक। आगे बात करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीप वाटर क्या है। डीप वाटर मतलब एक ऐसा बंदरगाह होता है जहां समुद्र की गहराई बहुत अधिक होती है, लगभग 18 से 24 मीटर, जिससे बड़े बड़े जहाज जिनमें हजारों कंटेनर होते हैं, उन्हें बहुत गहरे पानी की जरूरत होती है, तो आसानी से आ जा सकते हैं, नहीं उन्हें टाइड्स का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसशिपमेंट की क्या है। ठीक ना। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है माल को एक जहाज से उतारकर दूसरे जहाज पर चढ़ाना, ताकि वह अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सके। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये पोर्ट लगभग 20 मीटर गहरा है। ठीक ना। और इसे ऑपरेट कौन करेगा? मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, इन शॉर्ट उसे MSC कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनफैक्ट सबसे बड़ी यही है। ओके। इसे बनाने का टोटल खर्चा 2000 करोड़ है, इस पोर्ट को बनाने का। ठीक है। जिसे केरल, अडानी ग्रुप और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में साझा किया गया है।
इसे इनॉग्रेट किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तिरुवनंतपुरम किस स्टेट में आता है। ओके, इस टॉपिक से आपको इतना ही याद रखना है। बात करते हैं वेब्स की, ठीक ना। देखो, एक होती है ऑरेंज इकोनॉमी। क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव सेक्टर से जुड़ी होती है, जैसे फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन आदि से, ठीक ना। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए वेब्स सम्मेलन हुआ, जो कि कहां पर हुआ? मुंबई में आयोजित किया गया भारत सरकार के द्वारा। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 1 से 4 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। कहां पर हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पे, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक ना। क्या थीम थी? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया था। मुंबई में हुआ था तो महाराष्ट्र सरकार ने सहयोग किया है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है। सिंपल एज दैट, ठीक ना। और ये कहा गया है कि ये कहा गया कि 2029 तक इस मार्केट को लगभग 50 अरब के पास ले जाना है, ठीक ना। ये टारगेट है उनका। ओके, खास बात है कि इस दौरान भारत ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के एक इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में विचार रखा और इवन फॉर्मेलिटीज पूरी करी। कहाँ स्थापित होगा? ये मुंबई में स्थापित होगा, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है सर, ये एवीजीसी एक्सआर सेक्टर को समर्पित होगा। एवीजीसी एक्सआर सेक्टर मतलब समझते हैं आप? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ये हुआ एवीजीसी। और एक्सआर मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक ना। एवीजीसी एक्सआर मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी को ये समर्पित होगा। तो अभी तक हमें क्या क्या याद रखना है इससे जुड़ा हुआ? इसका पहला आयोजन मुंबई में हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में, ठीक ना। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज इसकी थीम थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से इसे किया था, ठीक ना। 50 अरब का मार्केट इन्हें चाहिए 2029 तक, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी मुंबई में, जो एवीजीसी एक्सआर सेक्टर को समर्पित होगा, ठीक। एवीजीसी एक्सआर सेंटर मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी। ओके, कई बार आप वीएफएक्स टर्म भी सुनते होंगे, है ना, और जिसे हम विजुअल इफेक्ट कहते हैं, तो ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। इससे जुड़ा आपको इतना ही याद रखना है। एक टॉपिक है जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष। इसको हम थोड़ी बाद में अपने किसी और पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, या इसका एक अलग वीडियो ही बना लेंगे, क्योंकि इसमें 3-4 योजनाएं हमें बात करनी है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब की बात करनी है, तो इसकी एक अलग ही वीडियो बना लेंगे। बात करते हैं अपने इस टॉपिक नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद का। देखो क्या हुआ, एसएसए मतलब समग्र शिक्षा अभियान, जो कि 2001 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? समग्र शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। और पीएम श्री, जो कि शुरू हुआ था 2022 में। कब? 2022 में, जिसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक ना, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलना है। और समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है ना। बाद में आरटीई एक्ट जब 2009 आ गया तो इसको उसी से जोड़ दिया गया, और ठीक है, इसके तहत जो भी योजना के तहत जो भी पैसा जाता है, फाइनेंस जाता है, तमिलनाडु को मिलने वाला था लगभग 2152 करोड़। लेकिन तमिलनाडु ने एनईपी की कुछ शर्तें नहीं मानी, ठीक ना, उसको स्वीकारा नहीं, इसलिए उसको ये पैसे नहीं दिए गए और ये असिस्टेंस रोक दिया गया। क्या था वो प्रॉब्लम जिसे उसने नहीं माना, आइए उसकी बात करते हैं। ये कहती है कि कोई भी जो भी प्रदेश है या जो एरिया है, अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी। वो कुछ भी हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, किसी भी एरिया की कोई भाषा, उनकी मातृभाषा एक पढ़ाई जाएगी, एक अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तीसरी कोई भी भाषा जो पढ़ाई जानी है आप स्वीकार कर सकते हैं। ये त्रिभाषा कार्यक्रम तमिलनाडु को पसंद नहीं आया।
साउथ इंडिया के कुछ राज्यों को लगता है कि हिंदी सीखना थोपना नहीं चाहिए, ये उनका अधिकार है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नीति है कि वो इस त्रिभाषा नियम से उन पर हिंदी थोप रहे हैं। ठीक, नीति में प्रोविजन क्या है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कौन सी भाषा चुननी है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और विद्यार्थियों पर छोड़ दिया गया है कि वो तीसरी भाषा क्या होगी जो उन्हें सीखना है। हिंदी अनिवार्य नहीं है, आप कोई एक भाषा सीख सकते हैं। हमें ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको तैयार किया था। ठीक ना, इनको 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है और 2030 तक उल्लास कार्यक्रम के तहत हमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बनाना है। ठीक, कौन इसे तैयार कर रहा था? के कस्तूरी रंगन, जिनके अभी हाल ही में डेथ हुआ है शायद, और ये इसरो के वैज्ञानिक थे। बस इतना सा है ये विवाद। ठीक, आपको इतना याद रखना है। आगे कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, इसकी चर्चा हम लोग इस करंट अफेयर सीरीज में नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, जिसमें भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इनसे जुड़े जो फैक्ट हमें याद करने हैं वो ऐसे हैं कुछ। यूनेस्को का ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है ये 1992 में शुरू किया गया था। इसके तहत यूनेस्को जो है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं जो ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण अमूल्य और दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, अलग अलग जगह पर हैं, उन्हें उन मैन्युस्क्रिप्ट को वो सहेज कर रखता है। ठीक ना, और उनका व्यापक प्रचार प्रसार करता है। वो चाहता है कि ये मिट ना जाए समय के साथ। ठीक है, ऐसे अमूल्य धरोहरों को सहेज कर रखता है। 17 अप्रैल 2025 को 74 नए दस्तावेज जोड़े गए। टोटल 500 दस्तावेज हो गए हैं, 570 अब एंट्रीज हैं इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में। भारत की जो दो नई दस्तावेज हैं वो उनमें एक है गीता और एक है नाट्य शास्त्र। क्या है? गीता और नाट्य शास्त्र। इन दोनों की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो BORI में रखी है। BORI महाराष्ट्र में है और इसका फुल फॉर्म है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है, वहां पे ये पांडुलिपियां हैं। ठीक ना, भारत की अब टोटल 11 एंट्रीज हो गई हैं इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक ना, अगर हम बात करें गीता की, गीता में लगभग 700 श्लोक हैं, 18 चैप्टर है। ठीक ना, ये भगवत गीता जो महाभारत है उसके 24 से लेके 40वें चैप्टर तक है। अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र की तो इसे भरत मुनि ने लिखा था। ठीक, और इसे 5th वेदा भी कहते हैं। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है इससे जुड़ा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching this. Please do like and comment if you like the video and the way of explaining. Thank you.